हेलो गाइस, वेलकम टू येट अनदर वीडियो बाय स्टॉक मार्केट रूलर्स। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऐसा क्वेश्चन जो मेरे से ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म पे पूछा जाता है, चाहे वो मेरी लाइव स्ट्रीम हो, यूट्यूब शॉर्ट्स हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम चैनल हो, हर जगह। और वो क्वेश्चन ये है कि एक ट्रेड में अपनी एंट्री और एग्जिट को कैसे परफेक्टली प्लान करे। सो इसका कोई लंबा चौड़ा फिलोसफिकल सा आंसर नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। तो बात की जाए तो वैसे ओवरऑल अगर देखो तो ट्रेडिंग पेशेंस और डिसिप्लिन की गेम है। अगर आप पेशेंस रख रहे हो तो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, एनालिसिस, एंट्री, एग्जिट सारी चीजें बहुत परफेक्टली प्लान हो सकती है। बट पेशेंस आता कैसे डिसिप्लिन लाया जाए अपनी ट्रेडिंग गेम में, उसके लिए कुछ पॉइंट्स है जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और मेरे पर्सनल क्या सेटअप से क्या यूज मैं करती हूँ कि जिससे मेरी एंट्री और एग्जिट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से ही बट काफी परफेक्टली हद तक हो जाती। तो बात करेंगे कि सबसे पहली चीज एंट्री की तरफ हमें क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए ना। सबसे पहले हमें फोमो में नहीं है, फोमो को डिफाइन किया जाए इंग्लिश में तो होता है उसका मतलब तो फियर ऑफ मिसिंग आउट। यानी कि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अगर एक ट्रेड आपसे मिस हो गया कि आपने उसको कोई बहुत बड़ी चीज मिस कर दी है, या अगर एक ट्रेड मिस हो जाएगा तो आप कुछ लाइफ में ऐसी चीज मिस कर दोगे कि शायद वो लास्ट अपॉर्चुनिटी थी। मार्केट में कोई भी चीज लास्ट अपॉर्चुनिटी नहीं होती, रोज मार्केट खुलती है, रोज एक ना एक अपॉर्चुनिटी देती है जिसके बेसिस पे आप आके ट्रेड ले सकते हो। आज आपका ट्रेड मिस हुआ है, कल किसी और का मिस होगा। तो ऐसा नहीं होता कि सब लोग रोज रोज ट्रेड कर पाते हैं, सारी अपॉर्चुनिटीज सारे बंदे कैप्चर कर पाते हैं, ऐसा नहीं है। अब हर बंदा मार्केट में प्रॉफिट कमाएगा तो लॉस किसे होगा, इसलिए फोमो में एंट्री कभी भी नहीं करनी। फोमो का अगर मैं कोई और एग्जांपल दूं तो आप ऐसे सोच सकते हो कि सपोज करो आपने एक बस स्टैंड पे वेट कर रहे हो। अब क्या हो रहा है, आप देख लो कि एक बस आ रही है बट वो बहुत भरी हुई है और उस बस में चढ़ने के लिए आपसे आगे और बहुत सारे लोग खड़े हैं। तो क्या होता, पहले केस या तो वो बस आपसे मिस हो जाएगी, या आप देखोगे कि यार इसमें तो बहुत भीड़ है, मैं नहीं चढ़ता, अगली बस आएगी उसमें चढ़ जाएगी। तो आप ये वाली बस मिस कर दोगे और आप नेक्स्ट बस का वेट करोगे। पर जब ट्रेडिंग में ये चीज होती है कि आपसे एक बस मिस हो गई है तो आप वेट नहीं करते, आप उसी बस को चेस करने के पीछे लग जाते हो। होता क्या है, ना तो अगली बस कैप्चर कर पाते हो ना ये वाली बस पकड़ पाते हो, है ना। तो इसलिए अगली बस का वेट करना यानी अगले एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी का वेट करना है, जब आपको समझ आए, जब आपको सूटेबल लगे, आपका सिस्टम बोले जी ओके इस ट्रेड को आप राइट कर सकते हो, तब ये एंट्री बना। दूसरी चीज है कि पैटर्न ढूंढो मार्केट में आके। अगर आपको इंडेक्स में ट्रेड करना पसंद है या किसी स्टॉक में ट्रेड करना पसंद है तो देखो कोई पैटर्न बन रहा है, क्योंकि पैटर्न्स में जो एंट्री होती है वो बहुत अच्छी होती है और उसमें टारगेट्स भी बड़े अच्छे तरीके से डिफाइंड होते हैं। एग्जिट भी उसमें बड़ा सिंपल फंडा होता है, या तो वो टारगेट देती है जो आपने ऑलरेडी पहले मेजर किया होता है, या आपका जब वो जहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ होता है उसकी वापस ऊपर आके ट्रेड करने लग जाती है, तो आपको पता लग जाता है वो पैटर्न फेल हो गया और आप फटाफट स्टॉप लॉस ले लेते हो, तो ज्यादा बड़ा लॉस भी नहीं होता। इसलिए पैटर्न्स को ट्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में, कि पैटर्न्स कोशिश करो कि मिस ना हुआ करे और आप पहले से ही ढूंढ पाओ उन पैटर्न्स को। और वो चीज कैसे आती है, वो प्रैक्टिस से आती है, वो पेशेंस से आती है। नेक्स्ट चीज है RSI। मैं पर्सनली RSI को बहुत प्रेफर करती हूँ ट्रेडिंग में। तो RSI के बेसिस पे ट्रेड कैसे लिया जाता है, तो उसमें देखा जाता है कि या तो नेगेटिव डाइवर्जेंस हो या पॉजिटिव डाइवर्जेंस हो, जो कि इंडिकेट करती है कि ट्रेंड जो है वो चेंज होने के कगार पे है। तो चलिए एक बार चार्ट पे इस चीज को समझाती हूँ कि मैं RSI में ट्रेड कैसे ले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी फिन निफ्टी का चार्ट है। फिन निफ्टी में यहाँ पे अगर आप RSI देखेंगे तो 30 के आसपास, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मुझे CE साइड का ट्रेड लेना है तो मैं RSI मुझे 30 के आसपास मिले। अगर 70 के आसपास यहाँ गई RSI होगी तो मैं CE साइड का ट्रेड नहीं लूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि या तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाए, ताकि जब RSI कूल ऑफ हो जाएगी तब मैं CE साइड लूँ, या कुछ ऐसा पैटर्न बने या नेगेटिव डाइवर्जेंस है जिसकी वजह से मैं PE साइड का ट्रेड ले सकूँ। तो सपोज अब जब RSI यहाँ 30 के आसपास था और मैंने एंट्री बना ली, तो मैं एग्जिट कहाँ करूंगी या मैं इस ट्रेड को राइट कहाँ तक करूंगी कि जब तक RSI 70 के आसपास तक नहीं पहुंच जाता। देख सकते हैं आप RSI यहाँ पे 70 के आसपास पहुंचे, प्राइस भी बहुत अच्छा मूव किया, सो बहुत सुंदर ट्रेड यहाँ पे बनता हुआ मिल गया था। नेक्स्ट चीज होती है, जो लोग इलियट वेव के स्टूडेंट है वो समझ सकते हैं इस चीज को। इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट्स या पुल बैक्स या वेव स्टडी ओवरऑल। और उसका फायदा ये होता है कि प्राइस ना हमेशा वेव्स की फॉर्म में मूव करता है। इस चीज को भी एक बार चार्ट पे समझते हैं। सो जो प्राइस है वो कुछ ना कुछ ऐसे मूव करता है हमारा, ठीक है। ऐसे 5 वेव्स के स्ट्रक्चर में हमारा प्राइस मूव करता है। प्राइस थोड़ा सा मूव कर जाता है, एक बुलिश ट्रेंड में आता है या बेयरिश ट्रेंड में आता है, और ये फर्स्ट वाली वेव निपटा चुका होता है, तब लोगों को होता है वही फोमो। इस वेव जब ओवर हो जाती है RSI वही 70 के आसपास आ जाता है, मार्केट वापस नीचे आती है पुल बैक लेती है।
तो जहाँ पे ये टू बन रहे होते हैं, जो इलियट वेव के स्टूडेंट्स हैं वो समझते हैं इस चीज़ को कि टू कैसे बनता है, कहाँ बनता है। इस पे भी मैं वीडियोस लाऊंगी और तब आपको ये और क्लैरिटी से समझ आएगी चीज़ कि टू पे आप ट्रेड लोगे तो आप ये 3 राइट कर पाओगे, या अगर आप यहाँ 4 पे ट्रेड लोगे तो 5th आप राइट कर पाओगे। तो जो 2 की प्रोबेबिलिटी होती है यूजुअली आइडल केसेस में फिबोनाची अगर आप यहाँ से लगा के देखोगे तो ये 61% रिट्रेस करती है 1 का, यानी कि आपको अगर यहाँ तक आते हुए ये मिल सकता है प्राइस, अगर फर्स्ट वेव इतनी बड़ी बनी है। तो जब आप 2 पे एंट्री लोगे तब आपको पता है कि अब ठीक है, यहाँ से मार्केट ने जो अभी हाई लगाया था फर्स्ट वेव का वहां तक तो जाने ही जाना है और उसके आगे भी चली जाएगी। फिर से आप RSI की हेल्प ले सकते हो। फिर जब RSI एकदम दोबारा 70-80 पे पीक पे पहुंच जाए तब आप प्रॉफिट बुक करके वापस से वेट करोगे कि 4th वेव हो, अब एंट्री बनाओ ताकि आप 5th राइट कर सको। तो इलियट वेव के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो वेट करते हैं कि ऐसे रिट्रेसमेंट्स आए, उनकी एंट्री और परफेक्टली होती है बाकी लोगों से। बाकी लोग क्या करते हैं, वो यहाँ कहीं बीच में जब एंट्री कर लेते हैं तो थोड़ा बहुत तो गेन में आती है, बट इतनी जल्दी वो प्रॉफिट बुक करते नहीं है। मार्केट नीचे आ जाती है 2 में और इवेंचुअली उनको बड़ा लॉस हो जाता है और उनको ये नहीं पता होता कि वेव 2 आएगी, कितनी % की रिट्रेसमेंट करेगी, कहाँ तक करेगी। इस चक्कर में वो अपना जैसी स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं, मार्केट रिकवरी देके और फाइनली ओवरऑल एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बना देती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एंट्री लेते टाइम देखना है कि आप किस जोन में कर रहे हो। क्या मार्केट ऑलरेडी काफी रैली कर चुकी है, तब आपको एंट्री लेनी, आपको वेट करना है कि पुल बैक आए ताकि आप पोजीशन क्रिएट कर सके। वो है EMA क्रॉसओवर। EMA क्रॉसओवर बहुत सारे अलग अलग लोग पैटर्न्स कॉम्बिनेशंस में यूज करते हैं। कुछ लोग 9 और 20 यूज करते हैं। नितिन जी कुछ दिनों पहले एक लाइव स्ट्रीम में आए थे, उन्होंने बताया था वो 20 EMA और 20 SMA को क्रॉसओवर लेते हैं। कुछ लोग 5 और 13 का लेते हैं। तो ये अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, इसको कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट अगर देखा जाए तो जैसे यहाँ पे 9 और 20 का फिर निफ्टी के चार्ट पे लगा हुआ है और इसकी क्रॉसओवर होने के बाद मार्केट काफी बुलिश हो गई। तो एंट्री आपने EMA क्रॉसओवर पे ली, एग्जिट या तो आप टारगेट पे लेते, जो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिक जो हमारा मूल मंत्र है मार्केट में काम करने का, उसके बेसिस पे फाइंड आउट करोगे, RSI के बेसिस पे फाइंड आउट करोगे, या फिबोनाची के बेसिस पे फाइंड आउट करोगे, या फिर आप अपनी इच्छा से अगर बुक कर रहे हो तो वो ठीक है, वरना आप एग्जिट वहां करोगे जहां मार्केट दोबारा EMA के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है। तो वो आपका हो सकता है स्टॉप लॉस हिट हो जाए, या हो सकता है आपका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करवा दे। बट जब तक मार्केट आपके लोअर EMA के ऊपर ट्रेड करिए, जैसे मेरे केस में या इस चार्ट में देखा जाए तो जब तक 9 EMA के ऊपर ट्रेड करिए तब तक मैं CE साइड के ट्रेड को कंफर्टेबली रही। अब बात करते हैं कि एग्जिट कैसे प्लान की जाए। ट्रेड एक ट्रेड से एक बंदा तभी एग्जिट करता है या तो उसका टारगेट हिट हो गया होता है या उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया होता है। तो पहले टारगेट वाले केसेस की बात कर लेते हैं। टारगेट अगर आपको डिफाइंड और पहले से ही कैलकुलेटिव लेके चलना है तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके चलना पड़ेगा। ये काम आता है जब आप पोस्ट मार्केट आवर्स में, यानी जब 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो जाती है तो जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट के साथ चार्ट्स पे 1 से 1.5 घंटा बैठते हैं, अगले दिन के लिए सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कोई पैटर्न या और चीजें स्टडी करते हैं, डेटा स्टडी करते हैं। बड़े या छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट को रोटेट कर करके देखते हैं कि कुछ बड़ा पैटर्न या छोटा पैटर्न या कुछ बिहेवियर या कैंडल्स किस टाइप की बन रही है, उसको स्टडी किया जाता है। फिर वो अगले दिन के लिए अपना होमवर्क करके रखते हैं और अगले दिन के होमवर्क पे जैसे मार्केट रिएक्ट करती है, ब्रेकडाउन होता है, वो ट्रेड तो लेते हैं और उसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे उनको पता होता है कि यहाँ से निकली मार्केट तो यहाँ तक जाएगी और वो उनका टारगेट होगा, उस बेसिस पे वो ट्रेड करते हैं। चीज़ ये होती है कि जब आपने कोई पैटर्न लिया होता है उसका आपको पता होता है कि एक डिफाइंड टारगेट है जो आते ही आपको एग्जिट कर जाना है, या अगर उसमें ऐसे हिट होता वो भी आपका पहले से ही कैलकुलेट रहता है तो वहाँ आप अपने हिसाब से एग्जिट कर लेते हैं। तीसरी चीज़ जैसे कि मैंने बताया आपको RSI नीचे 30 की साइड है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, यहाँ से आपने ट्रेड लिया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जब 70 के आसपास पहुंच गई कायदे से बुक कर लो, बहुत पॉइंट्स कैप्चर हो जाते हैं। 70 की साइड है, नेगेटिव डाइवर्जेंस आ गई, कोई पैटर्न बन गया, प्राइस नीचे आना शुरू कर दिया, 30 तक आ रहा है, बुक कर लो बहुत कंफर्टेबली, बहुत अच्छा पॉइंट्स बन जाते। फिर उसके बाद होता है OI डेटा। OI डेटा के अगर अकॉर्डिंग हम देखें तो सपोज तो निफ्टी बहुत बुलिश ट्रेंड में है, ठीक है, निफ्टी 19,000 की तरफ जा रहे हैं, बट 19,000 पे बहुत सारे कॉल राइटर्स खड़े हैं। तो अब क्या होगा, ये 19,000 इजीली क्रॉस करने नहीं देंगे, यहाँ पे वोलेटिलिटी होगी, मार्केट साइडवेज होगी, तो थोड़ा सा आप पहले 950 925 के आसपास तक अपना टारगेट लेके एग्जिट कर जाओ। या मार्केट गिर रही है और नीचे की तरफ 18,500 पे बहुत सारे पुट राइटर्स खड़ेंगे, 18,500 को इजीली टूटने नहीं देंगे,
तो आप 18,600, 18,625 के आसपास, 18,575, 550 के आसपास, जहाँ तक प्राइस कंफर्टेबली आ रहा है, RSI से इंडिकेशन मिल रही है, बुक करो और एग्जिट हो जाओ और फिर वेट करो कि जब अच्छा ट्रेड मिले तब बना। ठीक है, ये बात तो हो गई टारगेट बुकिंग की। अब स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन किया जाए कि यार इतने पॉइंट्स पर मुझे स्टॉप लॉस दे लेना है। तो स्टॉप लॉस डिफाइन करने के लिए जब भी आप एक ट्रेड बना रहे हो, आपको लास्ट वील को लेके चलना है कि यार अगर इसके ऊपर प्राइस चला गया तो मेरा व्यू पॉइंट जो है वो गलत हो गया, मेरा एनालिसिस जो है वो गलत हो गया, अब मुझे इस ट्रेड से बाहर जाना चाहिए। तो कई केसेस में स्टॉप लॉस होता है वो छोटे पॉइंट्स को होता है, कई केसेस में ज्यादा पॉइंट्स को होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने लॉट साइज भी पोजीशन में मैनेज करने पड़ते हैं। सपोज करो कि एक ट्रेड में 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, वहाँ अगर आप सपोज 100 क्वांटिटी ले रहे हो, 10 पॉइंट जाते हैं, ठीक है भाई आपका 1,000 का लॉस हो जाएगा अगर 10 पॉइंट जा रहे हैं, बट 1,000 आप देने के लिए रेडी हो। बट कुछ केसेस में क्या होता है, कई बार स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का या 30 पॉइंट को और आपने 4 लॉट ले लिए, उस केस में आप प्रिपेयर नहीं हो कि आप 2 से 3,000 रुपए का लॉस लोगे, तो वहाँ आप क्वांटिटी रिड्यूस कर दो। आपकी एपेटाइट अगर 1,000 के लॉस लेने की है और मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि यार बड़ा लॉस दे सकती है, बड़े पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बन रहा है, क्वांटिटी कम करके ट्रेड ले लो। उससे होगा क्या, अगर टारगेट आ जाए तो वेल एंड गुड, बट अगर टारगेट नहीं आता, स्टॉप लॉस भी जाता है, तो भी आपकी कैपिटल पे बड़ा डेंट नहीं पड़ेगा। जो मेरी लाइव स्ट्रीम में लोग आते हैं उनके साथ मैं अक्सर ये एग्जांपल यूज करती हूँ कि ये जो ऑप्शन बाइंग की गेम है ना, ये पैकमैन जैसी। अगर आपने बचपन में गेम खेली हो, आप समझते होंगे एक इंसेक्ट होती है, उसको पॉइंट्स कैप्चर करने होते हैं और उसके पीछे और लोग पड़े होते हैं। तो वो और लोग आप यहाँ पे समझ लो कि FIIs हैं, ऑप्शन सेलर्स हैं, बिग प्लेयर्स है जो आपके पीछे आपकी मनी को चेस कर रहे हैं, और आप कौन हो, आप सिंपल से क्यूट से पैकमैन हो जिसको पॉइंट्स कैप्चर करने हैं। ठीक है, तो 1 मिनट तक के पॉइंट्स कैप्चर कर लिए। अब क्या होगा, उन पॉइंट्स को आपको अगले ट्रेड में भी सेव करके रखना है। सपोज आपने निफ्टी में एक ट्रेड लिया, आपको ऑप्शन में 50 पॉइंट्स मिल गए, तो अगले ट्रेड में आपने उन पॉइंट्स को गंवाना नहीं है। आप मैक्सिमम इसमें से 10 पॉइंट 15 पॉइंट दे सकते हो, बट जितने दिन आप इस पॉइंट्स को लंबे टाइम तक लेके चलोगे तो हो सकता है आप जल्दी और ज्यादा देर तक अपने प्रॉफिट को होल्ड कर पाओगे। वरना क्या होगा, आपने एक ट्रेड में 50 पॉइंट कैप्चर किए, अगले में आपने 60 दे दिए, तो ओवरऑल तो 10 के नेगेटिव में हो गए और मेहनत भी इतनी की। बट ये आपने सिर्फ 10-15 पॉइंट दिए होते तो भी आप 35 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स की प्रॉफिट में बैठे हो। आपके पास अभी भी स्कोप है, आपकी कैपिटल सेफ है, आपका प्रॉफिट सेफ है, तो आप ट्रेडिंग में लंबे टाइम तक ओवरऑल आगे तक बढ़े रह सकते हो। तो इसलिए जितना जल्दी एक ट्रेड से अपना स्टॉप लॉस लेके एग्जिट करोगे, उतने अच्छे से आप अगला ट्रेड प्लान कर सकते हो, अगले ट्रेड का एनालिसिस अच्छे से कर सकते हो। ये देख सकते हो कि पुराने वाले ट्रेड में गड़बड़ कहाँ हो गई, वो गड़बड़ को आप दोबारा अपनी ट्रेडिंग जर्नी में रिपीट नहीं करोगे, वो मिस्टेक से बच जाओगे अगली बार अगर एक में छोटे स्टॉप लॉस से निकल आते। मार्केट है, रोज खुली है, इसको ईगो पे नहीं लेना कि मेरा एनालिसिस कैसे गलत हो गया, मेरा व्यू पॉइंट तो ये था, डेटा ऐसा था, ये किसी बंदे ने ऐसे कहा था। कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपकी मनी के लिए, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। तो जहाँ गलत लग रहा है या जहाँ दिल घबरा रहा है वहाँ एग्जिट कर जाओ, फ्रेश माइंड से आओ, ब्रेक लो और उसके बाद प्लान करो कि अब नया ट्रेड कैसे लिया। सो इतना ही आज की इस वीडियो में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आइडियाज भी आप जिस पे चाहते हैं मैं वीडियोस बनाऊं उसको आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।